हेलो एवरीवन। सो इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन आवर प्रीवियस वीडियो हमने डिस्कस किया अबाउट आइसोमेरिज्म कि आइसोमेरिज्म हम किसे कहते हैं। आइसोमेरिज्म के टाइप्स के बारे में हमने डिस्कस किया। वी डिस्कस अबाउट चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। वी डिस्कस अबाउट मेटामेरिज्म, टोटोमेरिज्म, and the last one is ring chain isomerism. Today we are going to start a new lecture. Just a little thing about the previous lecture. हमने टोटोमेरिज्म डिस्कस किया था। टोटोमेरिज्म में हमारे पास दो फॉर्म्स होती हैं, एक कीटो फॉर्म था, एक इनॉल फॉर्म था। लाइक हियर दिस वन इज़ अ एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। सो इस तरीके से हमारे पास कीटो है वो भी इनॉल में कन्वर्ट हो सकता है। सो आज हम उनकी स्टेबिलिटी से रिलेटेड बात करेंगे कि विच फॉर्म इज़ मोर स्टेबल एंड वाई। उसके रीजंस को डिस्कस करेंगे कि क्यों इनॉल फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होती है इन कंपैरिजन टू कीटो फॉर्म। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर लेक्चर विद द टॉपिक स्टेबिलिटी ऑफ कीटो इनॉल फॉर्म। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले स्टेबिलिटी ऑफ कीटो एंड इनॉल फॉर्म्स। आउट ऑफ दीज टू विच वन इज मोर स्टेबल एंड विच वन इज लेस स्टेबल, ये हम डिस्कस करेंगे। सो द फर्स्ट थिंग इज इन एसिटाल्डिहाइड एंड प्रोपेनोन, in acetaldehyde and propanone, enolic form is almost negligible. जो इनोलिक फॉर्म बनेगी इन दोनों कंपाउंड्स की वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होती है, वो बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं होती। लाइक देखते हैं इनोलिक फॉर्म बना के CH3CHO, दिस इज द कंपाउंड and the tautomerism of this compound is CH2 double bond C, OH and H. So acetaldehyde की जो इनोलिक फॉर्म है ये वेरी अनस्टेबल, ये बहुत कम बनती है और यहाँ पे कोई स्टेबिलिटी का रीज़न भी नहीं है। सेकेंड वन इज़ प्रोपेनॉन, CH3 C double bond O CH3. The enolic form of this compound is CH2 double bond C, OH and CH3. Again this form is known as enolic form. देखो En का मतलब डबल बॉन्ड और OL का मतलब एल्कोहल, तो डबल बॉन्ड और एल्कोहल का फंक्शन ग्रुप दोनों एक साथ आ जाते हैं, उसको हम कहेंगे इनोलिक फॉर्म। सो जनरली हमारा जो हमने बोला कि एसिटाल्डिहाइड और कीटोन के अंदर इनोलिक फॉर्म जो वो नेग्लिजिबल होती है, बट हमारे पास कुछ ऐसे केसेस आते हैं जहाँ पे इनोलिक फॉर्म की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है और वो कुछ रीजंस की वजह से होती है। सो इन सम केसेस enolic form is more stable. In some cases the enolic form is more stable because of किस वजह से? There are three reasons. Because of first one, intramolecular hydrogen bonding. First one is intramolecular hydrogen bonding. The second one is aromatic nature. हो सकता है इनोलिक फॉर्म बनने के बाद हमारा एरोमेटिक नेचर आ जाए। एंड द थर्ड वन इज फॉर्मेशन ऑफ कॉन्जुगेटेड सिस्टम, एंड थर्ड वन इज फॉर्मेशन ऑफ कंजुगेटेड सिस्टम। क्लियर? सो इनोलिक फॉर्म के लिए कुछ रीजंस होते हैं, कुछ फैक्टर्स होते हैं जो उसकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करते हैं, जैसे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सेकेंड वन इज एरोमेटिक नेचर एंड थर्ड वन इज कॉन्जुगेटेड सिस्टम की फॉर्मेशन। अब इसको हम एक एग्जांपल से डिस्कस करेंगे एंड द एग्जांपल इज एक मिथाइलिन ग्रुप इंट्रोड्यूस कर दीजिए दो कीटोन फंक्शनल ग्रुप्स में। दो कीटोन फंक्शनल ग्रुप्स के बीच में हमने एक मिथाइलिन ग्रुप इंट्रोड्यूस कर दिया। यहाँ पे जो दो हाइड्रोजन है ना, दे आर वेरी एसिडिक हाइड्रोजन, दे आर वेरी एसिडिक हाइड्रोजन। वेरी एसिडिक हाइड्रोजन का मतलब है कि इनको अगर आप बाहर निकालते हैं तो ये इजीली बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे जो अनायन जनरेट होगा वो रेजोनेंस की वजह से ज़्यादा स्टेबल होगा।
वो हम रेजोनेंस जब डिस्कस करेंगे तो उसको क्लियर करेंगे. दीज टू हाइड्रोजन्स आर मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन्स. द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंपाउंड इज गोइंग टू बी CH3C OH double bond CH C double bond O CH3. ट्राइड सिस्टम 1 2 3. फर्स्ट पोजीशन से हाइड्रोजन मूव करके थर्ड पोजीशन पे चला गया. यहाँ पे देख लीजिए 1 2 3. सो एक ट्राइड सिस्टम है. इस तरीके से हमने कीटो फॉर्म का इनॉल फॉर्म में कन्वर्जन किया. जैसे ही इनॉल फॉर्म बना, इनॉल फॉर्म के अंदर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई. क्या हो गया? There is a formation of intramolecular hydrogen bonding. That's why the enolic form is more stable. ये जो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई है इनॉल बनने के बाद, उसकी वजह से जो इनोलिक फॉर्म है वो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा. सेकेंड एग्जाम्पल, दिस वन, दिस इज द कीटो फॉर्म. This is keto form, and on tautomerism this one gives us enolic form. This enolic form is known as phenol. इस enolic form का नाम क्या है? phenol. So this form is known as enolic form, and we know one thing, this enolic form is known as phenol. This enolic form is known as phenol, and this one is more stable than the keto form. दोनों रीज़न, यहाँ पे एरोमेटिक कैरेक्टर आ गया और कॉन्जुगेटेड सिस्टम भी डेवलप हो गया. इस वजह से हमारी इनोलिक फॉर्म क्या हो गई? ज़्यादा स्टेबल हो गई. सो टोटोमेरिज्म में हमने बात की थी, कीटो और इनोल दोनों एक टोटोमेरिज्म थे. वहाँ पे हमने बोला था कीटो फॉर्म इनोल में कन्वर्ट हो जाती है, और ये जो इक्विलिब्रियम साइन है ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम है. दिस वन इज डायनेमिक इक्विलिब्रियम. डायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब है कि ये जो रिएक्टेंट है और ये जो प्रोडक्ट है आर इंटर कन्वर्टिबल. कीटो एंड इनोल फॉर्म्स आर इंटर कन्वर्टिबल. सिंपली आप कीटो इनोल ना लिख के आप इसको सिंपली लिख दीजिए कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है वो इस टाइप के इक्विलिब्रियम में इंटर कन्वर्टेबल होते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट आइसोमेरिज्म, जिसका एक पार्ट हमने डिस्कस कर लिया. एक पार्ट हम फिर किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इज बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा डिस्कशन का वो रहेगा बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. So make a quick recap about the stability of keto and enol forms. कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं जिनमें कीटो फॉर्म स्टेबल होता है क्योंकि कोई स्टेबलाइज करने वाला रीज़न वहाँ पे अवेलेबल नहीं होता. बट कुछ केसेस ऐसे हैं जहाँ पे इनॉल फॉर्म ज़्यादा स्टेबल हो जाती है. और इनॉल फॉर्म की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए आपके पास 3 फैक्टर हैं. पहला फैक्टर है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दूसरा फैक्टर है आपके पास एरोमेटिक नेचर, और तीसरा फैक्टर है फॉर्मेशन ऑफ कॉन्जुगेटेड सिस्टम. तीनों फैक्टर्स में से कोई भी फैक्टर आप यूज़ कर सकते हैं आंसर लिखने के लिए कि इनॉलिक फॉर्म हमारा क्यों स्टेबल है. नेक्स्ट वन वी आर गोइंग टू डिस्कस इज बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. बेसिक प्रिंसिपल्स में सबसे पहला प्रिंसिपल हम डिस्कस करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट. द फर्स्ट फैक्टर वी डिस्कस इज इंडक्टिव इफेक्ट. क्या होता है? सेकेंड वन हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट. सेकेंड वन इज इलेक्ट्रोमैरिक effect. Third one we are going to discuss is resonance, and fourth one is mesomeric effect. Fourth one is mesomeric effect. Fifth one we are going to discuss is hyperconjugation. फिफ्थ हम डिस्कस करेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन, और सिक्स्थ हम डिस्कस करेंगे एरोमेटिसिटी. सो बेसिक प्रिंसिपल्स में हम बात करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में, इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट के बारे में, रेजोनेंस के बारे में, मीजोमैरिक इफेक्ट के बारे में, हाइपर कंजुगेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, और एरोमेटिसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट अवर बेसिक प्रिंसिपल्स विद द टॉपिक इंडक्टिव इफेक्ट.
पहली चीज़, ये जो इफेक्ट है ये एक परमानेंट इफेक्ट है. दिस इफेक्ट इज अ परमानेंट इफेक्ट. And this effect arises when one atom has more electronegative than the another. अपने आपने एक बॉन्ड बनाया मैंने यहाँ पे कार्बन का और हेलोजन का. यहाँ पे क्या है, एक हेलोजन है और एक कार्बन है. हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है. हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है. तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ पुल करेगा और इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. तो ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से पोलैरिटी डेवलप होती है, इसी को हम कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट. बिकॉज ऑफ द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये जो पोलैरिटी डेवलप हुई कंपाउंड के अंदर, इसको हम क्या कहते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट. व्हाट वी कॉल दिस, वी कॉल दिस इंडक्टिव इफेक्ट. डेफिनेशन लिखिए, द पोलैरिटी that produced in a molecule, the polarity that produced in a molecule as a result of higher electronegativity, as a result of higher electronegativity of one atom to other is termed as inductive effect. Is termed as inductive effect. सो इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में एक सिंपल सी चीज़ क्या बोली हमने, कि जो पोलैरिटी डेवलप हुई ना मॉलिक्यूल के अंदर, किस वजह से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक की हायर है दूसरे की कम है, उस वजह से उसको हम कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट. इंडक्टिव इफेक्ट एक परमानेंट इफेक्ट है. ये ऐसा नहीं है कि थोड़ी देर के लिए आया और फिर डिसअपियर हो गया, नहीं, ये जब तक आपका मॉलिक्यूल रहेगा, आपका कंपाउंड बनेगा, तब तक इंडक्टिव इफेक्ट वहाँ पे रहेगा. दिस इफेक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रांसमिशन इफेक्ट. दिस इफेक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रांसमिशन इफेक्ट. ट्रांसमिट करते हैं यहाँ पे हमारे पास चार्जेस, इसलिए हम इसको ट्रांसमिशन इफेक्ट भी कहते हैं. This effects propagate via sigma bond. Inductive effects propagate through sigma bond. ये sigma bonds के थ्रू propagate करते हैं. Inductive effect is a distance dependent effect. ये डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इसका जो इफेक्ट है, इसका जो असर है वो कम होता जाता है. डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट क्या है? इंडक्टिव इफेक्ट एक परमानेंट इफेक्ट है. क्यों प्रोड्यूस हुआ? क्योंकि दोनों एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है. तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, तो दूसरे पे कैसे चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. सो द पोलैरिटी दैट प्रोड्यूस्ड इन अ मॉलिक्यूल एज अ रिजल्ट ऑफ हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ वन एटम टू द अदर इज टर्म्ड एज इंडक्टिव इफेक्ट. इसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसमिशन इफेक्ट भी कहते हैं. ये सिग्मा बॉन्ड्स के थ्रू प्रोपेगेट करता है और ये एक डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट है. ये डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट है हमारे पास. सो जो स्टैंडर्ड कंसीडर किया गया इनिशियली, लाइक CH बॉन्ड, बोला गया कि इस बॉन्ड के अंदर कोई भी इफेक्ट अवेलेबल नहीं है. इसके अंदर किसी की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी ज़्यादा नहीं है कि किसी पे पार्शियल नेगेटिव या किसी पे पार्शियल पॉजिटिव जनरेट हो सके. सो यहाँ पे बोला गया कि H की जगह दो टाइप के ग्रुप आ सकते हैं. H की जगह ज़्यादा, H से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले ग्रुप आ जाएं या H से कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले ग्रुप आ जाएं. सो ग्रुप्स हैविंग more electron withdrawing capacity than हाइड्रोजन. अगर हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वाली कैपेसिटी वाले ग्रुप आ जाएंगे तो हम इसको कहेंगे -I इफेक्ट. क्या बोलेंगे इसको हम? -I इफेक्ट. अगर हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हमारे पास मिल जाते हैं तो वो प्रोड्यूस करेंगे -I इफेक्ट को. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द ग्रुप
एंड दिस ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये कैसा ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने वाला ग्रुप है, पुल आउट करेगा इलेक्ट्रॉन्स को। इस बॉन्ड का जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको ये अपनी तरफ पुल करेगा। जब उसको ये अपनी तरफ पुल करेगा तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। नेक्स्ट कार्बन पे बहुत कम इफेक्ट पहुंच रहा है, इसलिए डबल पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। विद द इंक्रीज ऑफ डिस्टेंस, जैसे जैसे इस ग्रुप से हम दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे इन कार्बन्स का इफेक्ट क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा कार्बन्स पे इस ग्रुप का इफेक्ट। ऑन द अदर हैंड, ग्रुप्स हैविंग more electron releasing tendency, groups having more electron releasing tendency than hydrogen। अगर हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करने की टेंडेंसी है तो हम उन्हें कहेंगे प्लस आई इफेक्ट। वो क्या प्रोड्यूस करेंगे? वो प्रोड्यूस करेंगे प्लस आई इफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब ये डोनेट करेंगे तो इन पे आ जाएगा प्लस चार्ज। दिस वन कंसीडर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ये जो डेल्टा वर्ड है ये रिप्रेजेंट करता है पार्शियल, या आप इसको बोल सकते हो लिटिल, स्लाइट भी आप इसको बोल सकते हो। तो यहीं पे जब लिटिल है तो उससे नेक्स्ट कार्बन पे तो और भी कम पहुंचेगा ये इसका इफेक्ट। इसलिए हम कहते हैं कि ये डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट है। जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे इसका जो इफेक्ट है वो कम होता चला जाएगा। सो इंडक्टिव इफेक्ट दो टाइप के होते हैं, प्लस आई इफेक्ट एंड माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट को कौन प्रोड्यूस कर रहा है? माइनस आई इफेक्ट को प्रोड्यूस कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, और प्लस आई इफेक्ट को प्रोड्यूस कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अबाउट द इफेक्ट्स की प्लस आई ग्रुप कौन से हैं और माइनस आई ग्रुप कौन से हैं। सो हम एक ऑर्डर डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे कि कौन से ग्रुप का माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होता है और किस ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा होता है। नाउ ड्रॉ दिस ऑर्डर माइनस आई ग्रुप्स। हम उनको ऑर्डर में ही लिखेंगे कि किसका माइनस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा होता है। इनिशियल द माइनस आई इफेक्ट ऑफ NF3 पॉजिटिव। हम अमोनिया के सोल्ट्स ले रहे हैं, इसका माइनस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा होता है। NR3 पॉजिटिव। नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज़ है, इसकी इलेक्ट्रॉन्स को पुल करने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है और हम यहाँ पे इस पर प्लस चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसका मतलब इसकी जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी है वो सबसे ज़्यादा होगी। दोबारा सुनिए, नाइट्रोजन जो है वो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या होते हैं? जिनकी अच्छी टेंडेंसी होती है शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करने की, जिनकी टेंडेंसी बहुत अच्छी होती है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करने की। अब हम उसी पे प्लस चार्ज और लगा रहे हैं, इसका मतलब हमने उसकी टेंडेंसी को क्या कर दिया है? बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दिया है। नेक्स्ट इज NO2। नेक्स्ट वन इज सल्फोनिक एसिड ग्रुप। नेक्स्ट वन इज साइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड। फिर उसके बाद हेलोजन्स आ जाएंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। दे ऑल्सो एक्ट एज अ माइनस आई ग्रुप्स। नेक्स्ट वन इज ईथर। नेक्स्ट वन इज एल्कोहल, प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, ट्रिपल बॉन्डेड सिस्टम, फिनाइल ग्रुप, डबल बॉन्डेड सिस्टम, एंड द वेरी लास्ट हमारे पास क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन आ जाएगा। सो माइनस आई ग्रुप्स में कौन कौन से आ गए? NF3 सबसे आगे है। क्यों है सबसे आगे? क्योंकि नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट है, उस पर प्लस चार्ज का मतलब है कि उसकी इलेक्ट्रॉन्स को पुल करने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा हो चुकी है। NR3, NH3, उसके बाद NO2, उसके बाद सल्फोनिक एसिड ग्रुप, देन साइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिडिक ग्रुप, उसके बाद हेलोजन्स हमारे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सेम ऑर्डर फॉलो करेंगे। नेक्स्ट वन इज ईथर, फिर एल्कोहल आ जाएगा हमारे पास, फिर प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन। नाउ हेयर दिस वन इज ट्रिपल बॉन्डेड सिस्टम। मतलब ट्रिपल बॉन्डेड सिस्टम ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है इन कंपेरिजन टू फिनाइल, एंड फिनाइल इज मोर इलेक्ट्रॉन withdrawing in comparison to the double bond. So these are minus I groups arranged in their
डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टेंडेंसी। इसकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टेंडेंसी सबसे ज़्यादा और इसकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टेंडेंसी सबसे कम। नेक्स्ट है हमारे पास, लिख लीजिए आप इसको साथ साथ या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट वन इज प्लस आई ग्रुप। प्लस आई ग्रुप में हमारे पास सबसे पहले आ जाएंगे CH2 नेगेटिव, नेक्स्ट आएगा हमारे पास NH नेगेटिव, उसके बाद है O नेगेटिव। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि O पे भी नेगेटिव है, उसको सबसे आगे क्यों नहीं रखा, तो आप आंसर करोगे कि ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट है, वो इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके रख सकता है, इसीलिए उसकी टेंडेंसी डोनेट करने की कम है इन कंपैरिजन टू NH नेगेटिव एंड CH2 नेगेटिव। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और उसकी टेंडेंसी अच्छी है, वो इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ के रख सकता है। कार्बोक्सिलेट आयन। नेक्स्ट वन इज टर्ट ब्यूटाइल ग्रुप। टर्ट ब्यूटाइल ग्रुप के बाद हमारे पास आ जाएगा आइसोप्रोपाइल ग्रुप। आइसोप्रोपाइल ग्रुप के बाद हमारे पास आ जाएगा इथाइल ग्रुप। इथाइल ग्रुप के पास बाद मिथाइल ग्रुप, और मिथाइल ग्रुप के पास हमारे पास क्या आ जाएगा, ड्यूटीरियम, एंड देन लास्ट में हाइड्रोजन। सो सिंपली हम बोल सकते हैं कि इस ग्रुप की इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर सबसे ज़्यादा है अमंग ऑल दीज थिंग्स, और इस ग्रुप की इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर सबसे कम है। सो हमने इंडक्टिव इफेक्ट के यहाँ पे दोनों ऑर्डर्स को फॉलो किया कि किन ग्रुप्स की इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर होता है और किन ग्रुप्स का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर होता है। नोट कीजिए इसको, फिर हम इसके कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। क्या होता है इंडक्टिव इफेक्ट? एक परमानेंट इफेक्ट है। डिफाइन अगर करवाएं आपसे तो पोलैरिटी है जो एक मॉलिक्यूल में प्रोड्यूस होती है, किस वजह से? क्योंकि एक एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दूसरे एटम से ज़्यादा होती है, इस वजह से ये प्रोड्यूस होता है। इसको हम ट्रांसमिशन इफेक्ट भी कहते हैं। ये सिग्मा बॉन्ड्स के थ्रू प्रोपेगेट करता है। इसको हम डिस्टेंस डिपेंडेंट बोलते हैं। देखो 1 2 3 थर्ड कार्बन के बाद तो ऑलमोस्ट ना इंडक्टिव इफेक्ट का रोल जो है वो खत्म हो जाता है। सो थर्ड कार्बन तक फिर भी हम रिप्रेजेंट करते हैं, फोर्थ पे हमने रिप्रेजेंट ही नहीं किया। ये जो सिंबल है डेल्टा, ये पार्शियल को रिप्रेजेंट करता है कि मतलब कुछ परसेंट, कुछ एक्सटेंट नेगेटिव आ गया और कुछ एक्सटेंट पॉजिटिव आ गया। स्टैंडर्ड जो बॉन्ड कंसीडर किया गया वो है हमारे पास CH बॉन्ड। CH बॉन्ड सिंपली मीन्स यहाँ पे किसी टाइप का कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है, किसी ने भी दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं किया है। सो अब हाइड्रोजन की जगह अगर हम रख दें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स को तो वो -I इफेक्ट प्रोड्यूस कर देंगे, और हाइड्रोजन की जगह अगर हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स को प्लेस कर दें तो वो +I इफेक्ट प्रोड्यूस कर देंगे। उनका ऑर्डर हमने अभी अभी आपके साथ डिस्कस किया। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस, किस तरीके से हम इस डाटा को यूज़ करके इंडक्टिव इफेक्ट के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट्स ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम। वी हैव टू फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। क्या ढूंढना है हमें? हमें फाइंड करना है ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। कुछ कंपाउंड्स लिखेंगे और हमें उनका स्टेबिलिटी ऑर्डर देखना है। फर्स्ट कंपाउंड इज NH2 is attached here and this is the carbocation। पहला जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं कार्बोकेटायंस के बारे में। Here is fluorine and in the next one tert butyl group is attached and in the next one ये जो ग्रुप्स हैं और ये सब कार्बोकेटायन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये जो प्लस चार्ज है यहाँ पे ये कार्बोकेटायन को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड द नेक्स्ट वन इज दिस कार्बोकेटायन। इसके पास कोई ग्रुप अटैच नहीं है। सो अब सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, हम ये देखेंगे कि ये जो साइड में ग्रुप्स लगे हुए हैं इनका इफेक्ट किस टाइप का है। ये +I है या ये -I है। NH2 नेगेटिव इज -I ग्रुप। -I ग्रुप का मतलब ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को पुल करेगा अपनी तरफ। -I ये भी इलेक्ट्रॉन्स को पुल करेगा। टर्ट ब्यूटाइल ग्रुप +I। टर्ट ब्यूटाइल ग्रुप कैसा है? इसके पास +I इफेक्ट है। टर्ट ब्यूटाइल ग्रुप इज +I। O नेगेटिव इज अगेन +I। सो हमारे पास 2 +I के हैं और 2 -I के हैं। अब +I और -I का मतलब क्या है? -I का मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और +I का मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप।
प्लस आई का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। हमारे पास है कार्बोकेटायन, प्लस चार्ज तो ऑलरेडी है, अगर कोई उसमें से भी इलेक्ट्रॉन्स को पुल करेगा तो वो उसको क्या करेगा, अनस्टेबल करेगा, और अगर कोई इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन्स की सप्लाई करेगा तो वो उसको क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा। सो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, वी नो वन थिंग, एक टर्ड ब्यूटाइल ग्रुप है और एक ओ नेगेटिव है, ये दोनों इस प्लस चार्ज को स्टेबलाइज करने का काम करेंगे बाय सप्लाइंग द इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को सप्लाई करेंगे और इस प्लस चार्ज को स्टेबलाइज करेंगे। सो ओ नेगेटिव का जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट है या प्लस आई इफेक्ट है वो टर्ट ब्यूटाइल ग्रुप के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। यहाँ पे देखो ये टर्ट ब्यूटाइल सब्स्टिट्यूएंट है, 3 कार्बन 1 2 3, दिस वन इज टर्ट ब्यूटाइल सब्स्टिट्यूएंट। सो फ्रॉम दिस डाटा वी नो वन थिंग, डी सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा, उसके बाद सी सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा। अब दो ऐसे ग्रुप हैं जो अनस्टेबल कर रहे हैं और इसके पास कोई ग्रुप नहीं है जो इसको स्टेबलाइज करे या अनस्टेबल करे, तो स्टेबलाइज के बाद क्या आ जाएगा, न्यूट्रल, जिसके पास कोई ग्रुप नहीं है। नाउ वन इज एफ नेगेटिव, अनदर वन इज NH2 नेगेटिव। सो किसका इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा होता है, A, एंड इन द वेरी लास्ट वी आर हेयर विथ D। सो बी जो है, फ्लोरीन जो है, वो सबसे ज़्यादा अनस्टेबल करेगा कार्बोकेटायन को। देखिए ऑर्डर को दो तीन क्वेश्चंस में जब ऑर्डर को आप रिपीट करेंगे तो ऑर्डर आपको इजीली लर्न हो जाएगा। फ्लोरीन इज हेयर एंड प्राइमरी अमीन्स अकर समवट हेयर। ये देखो प्राइमरी, सेकेंडरी, दिस वन इज प्राइमरी एंड वी हैव सिंपली NH2 ग्रुप। सो NH2 ग्रुप की जो स्ट्रेंथ है वो लगभग यहाँ लाई करेगी, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, फिर दोनों हाइड्रोजन्स को रिप्लेस कर दिया, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। क्लियर है। सो NH2 की पावर कम होती है तो वो कम डीस्टेबलाइज करेगा, फ्लोरीन की पावर इसके कंपैरिजन में ज़्यादा है इसीलिए फ्लोरीन ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा। सो सिंपली ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, इजी सा क्वेश्चन है। आपको कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी बतानी थी, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। अब कार्बोकेटायन के साथ हमने कुछ ग्रुप्स लगा दिए, NH2 लगा दिया, फ्लोरीन लगा दिया, टर्ट ब्यूटाइल ग्रुप लगा दिया, O नेगेटिव लगा दिया और कोई ग्रुप नहीं लगाया, तो हम इनकी स्ट्रेंथ को कंपेयर कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अवर ऑर्डर कि किसका इफेक्ट प्लस आई होता है और किसका इफेक्ट माइनस आई होता है। नाउ लेट्स डिस्कस द सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में भी हमें क्या करना है, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बन आयन, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बन आयन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट वन इज एन के साथ 3 ग्रुप्स लगा दिए और ये नेगेटिव चार्ज, दिस वन इज ए कंपाउंड, O नेगेटिव। इस बार हम कार्ब अनायन की स्टेबिलिटी देख रहे हैं अपने ग्रुप्स के साथ, दिस इज कंपाउंड B एंड दिस वन इज कंपाउंड C एंड इन द वेरी लास्ट एक न्यूट्रल, कोई चार्ज नहीं, दिस इज कंपाउंड D। सो सबसे पहला काम क्या करना है हमें इस टाइप के क्वेश्चंस में, सबसे पहले हम अपने ग्रुप्स का नेचर देखेंगे कि हमारे कौन से ग्रुप का क्या नेचर है। सो दिस ग्रुप शोज माइनस आई, दिस ग्रुप शोज प्लस आई, ये डोनेटिंग, ये विड्रॉइंग, F इज माइनस आई, विड्रॉइंग, न्यूट्रल। सो कौन अफेक्ट करेगा नेगेटिव को, विड्रॉइंग करेगा। सो सबसे ज़्यादा A स्टेबलाइज करेगा, फिर C स्टेबलाइज करेगा। D के पास कोई ग्रुप नहीं है, ये पहले से नेगेटिव है, अगर आप इसको और नेगेटिव दोगे तो ये और ज़्यादा अनस्टेबल होगा, इसीलिए B सबसे लास्ट में चला गया। A के पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग था तो वो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करके इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, उसके बाद ये उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, उसके बाद न्यूट्रल वाला स्टेबिलिटी में आ जाएगा और फिर लास्ट में अनस्टेबल सबसे लास्ट में आ जाएगा आपके पास। सो इस तरीके से हम इजीली सिंपली आपको ये ऑर्डर लर्न करना है, लर्न दिस ऑर्डर और आप इजीली आंसर्स को, क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकेंगे। नेक्स्ट वन इज ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है ना, ये हमें एसिडिटी और बेसिसिटी के बारे में भी काफ़ी कुछ बताता है, क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प करता है। सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट अबाउट इंडक्टिव इफेक्ट इज दिस इफेक्ट also determines
This effect also determines the relative strength of carboxylic acid and amines. ईजिली हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स की स्ट्रेंथ को या अमीन्स की स्ट्रेंथ को आंसर कर सकते हैं बाय यूजिंग इंडक्टिव इफेक्ट. देखिए कैसे. एसिड, आर्हेनियस कहता है एसिड जब H प्लस को डोनेट कर देता है तो उसका बनता है कॉन्जुगेट बेस. और हम ये चीज़ पहले सीखते हैं कि जितना स्टेबल ये बेस होगा ना उतना ही स्ट्रॉन्ग हमारा एसिड होगा. जितना स्टेबल हमारा बेस होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग हमारा एसिड होगा. एसिड रिप्रेजेंट करते हैं AH से, A नेगेटिव एंड H पॉजिटिव. सो जनरली हमारे कॉन्जुगेट बेसिस कैसे होते हैं, अनायन होते हैं. और अनायन को हम स्टेबलाइज करते हैं, स्टेबलाइज विद इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप. सो अगर आपके कार्बोक्सिलिक एसिड्स में इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप तो अटैच है, वो स्टेबलाइज कर देगा और आपके एसिड को स्ट्रॉन्ग बनाएगा. इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप क्या कर रहे हैं, स्टेबलाइज कर रहे हैं. अगर हमारा अनायन स्टेबलाइज होगा, स्टेबल होगा, तो हमारा एसिड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा. अगर हमारा अनायन स्टेबल होगा तो हमारा एसिड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा. और अनायन को स्टेबल कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप उसको स्टेबल करेगा. सो यहाँ पे आप सिंपली एक टैगलाइन की तरह लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप मेक्स एसिड स्ट्रॉन्गर. इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप क्या कर रहा है, एसिड को स्ट्रॉन्ग बना रहा है. एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मेक्स एसिड वीकर. विदड्रॉइंग तो स्ट्रॉन्ग बनाएगा और डोनेटिंग उसको वीक बनाएगा. सिंपली एसिडिक स्ट्रेंथ या बेसिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ. अगर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड है तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी और बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज कर जाएगी. एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज, बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज विद इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप. और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के साथ दिस वन इज डिक्रीज एंड दिस वन इज इंक्रीज. ये एक टैगलाइन आपको याद रखनी है, सिंपल सी चीज़ है. इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप एसिड की स्ट्रेंथ को तो बढ़ाएगा और बेस की स्ट्रेंथ को घटाएगा. इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ बेस. एसिड की स्ट्रेंथ को डिक्रीज करेगा, बेस की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेगा. एग्जाम्पल से डिस्कस करते हैं कैसे. नाउ देयर इज अ क्वेश्चन. This is the acid and this is the electron donating, electron withdrawing group. ये एक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप हमने अटैच किया है. दिस इज A. अनदर हैंड दिस इज B. दिस कंपाउंड इज C. and this compound is D. 4 कंपाउंड है हमारे पास. हमें पता है कि ये चारों ही कंपाउंड, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये चारों ही कंपाउंड माइनस आई इफेक्ट को शो करते हैं. माइनस आई इफेक्ट इज इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप. माइनस आई इफेक्ट इज इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप. सो नाउ वन मोर थिंग इज, एक इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, बट इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स है, फर्स्ट एंड सेकंड. सो सिंपली हम बोलेंगे कि अगर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स का काउंट ज़्यादा है ना तो उनका नेचर भी क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा. ठीक है. सो सबसे ज़्यादा विड्रॉ कौन करेगा, ये करेगा. नंबर इज मोर, इफेक्ट इज ऑल्सो मोर. अगर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स का वीक हो, बेशक आयोडीन सबसे वीक है, बट उसका नंबर क्या है, ज़्यादा है, और नंबर ज़्यादा होने की वजह से क्या हो जाएगा, उसका इफेक्ट सबसे ज़्यादा हो जाएगा. तो डी जो है वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को पुल करके सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा. फिर फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, लास्ट में ब्रोमीन आ जाएगा.
एक सिंपल सा एग्जांपल देखो, ये कंपाउंड इस तरीके से डिजाइंड है और यहाँ फ्लोरीन अटैच्ड है। जब ये एसिड की तरह बिहेव करेगा तो ये क्या करने वाला है, H+ को रिलीज कर दिया। अब ये एक अनायन है और फ्लोरीन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है, बाहर निकाल रहा है, स्टेबलाइज कर रहा है। एक नेगेटिव चीज़ में से अगर आप कुछ नेगेटिव को बाहर निकाल देंगे तो वो स्टेबलाइज हो जाती है। सो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप स्टेबलाइज दिस कार्बोक्सिलेट आयन। क्लियर है? सो यहाँ पे 2 आयोडीन थे, इसीलिए ये सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है। दिस वन इज द एसिडिटी ऑर्डर। ये क्या है, ये एसिडिटी ऑर्डर है इन चारों का। डी सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्यों? क्योंकि उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है, इसीलिए वो सबसे स्ट्रॉन्ग है। लेट अस डिस्कस वन मोर एग्जांपल। सिंपल एसिड कंपाउंड ए, सिंपल एसिड के साथ एक फंक्शनल ग्रुप लगा दिया गया Cl B, और उसकी Cl की जगह अगर हम O- अटैच कर दें C, तो पूछा जाए इन तीनों में से कौन सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो कैसे आंसर करेंगे? क्लोरीन -I, -I मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, O- +I मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। स्टूडेंट्स आप भी इसी तरीके से, जैसे ये -I इफेक्ट है उसके साथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इसी तरीके से चीज़ों को मेंशन करते रहिए सो दैट आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। -I इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप स्टेबलाइज करेगा सबसे ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इसको अनस्टेबल करेगा, सो A एंड इन द वेरी लास्ट C। द ऑर्डर ऑफ एसिडिटी इज गोइंग टू बी B, A एंड C। क्लियर? ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका? B, A एंड C। Last question related inductive effect is calculate the acidity order of this। basicity order बताना है इसका। This is homework for you। diethylamine, diethylamine। Second one is ethylamine, second one is ethylamine, third one is methylamine, fourth one is ammonia and fifth one is chlorinamine। ये 5 कंपाउंड है, पांचों को आपको चेक करके क्या बताना है कि किसका इंडक्टिव इफेक्ट, किस में इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज़्यादा रहेगा और किसकी बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा रहेगी। बेसिसिटी ऑर्डर आपको बताना है, बेसिसिटी ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग अमीन्स। मेंशन द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। और याद से ये करना है आपको, ट्राई करके देखिए, अगर नहीं समझ आएगा तो हम करवा देंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट इंडक्टिव इफेक्ट। उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए, और भी क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट अवर नेक्स्ट इफेक्ट विच इज नॉन एज इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट इज अ नॉर्मल इफेक्ट, छोटा सा इफेक्ट है, बहुत ज़्यादा हमें कुछ इस इफेक्ट में याद नहीं करना है। नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमैरिक इज अ टेम्परेरी इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैरिक इज अ टेम्परेरी इफेक्ट। यहाँ पे ज़्यादा कुछ, ये परमानेंट इफेक्ट नहीं है। ये इफेक्ट सिर्फ तब अराइज होता है जब अटैकिंग स्पीसीज आती है, तब ये इफेक्ट अराइज होता है, उसके बाद ये इफेक्ट खत्म हो जाता है। इस इफेक्ट के अंदर, इन दिस इफेक्ट, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ shared pair of electron to one of the atoms। डेफिनेशन लिखिए इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट की। इन दिस इफेक्ट कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू वन ऑफ द एटम्स joined by a multiple bond, joined by a multiple bond। जब एक मल्टीपल बॉन्ड से चीज़ें जुड़ी हुई हों और पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है हमारा वो एक की तरफ शिफ्ट हो जाए एट द रिक्वायरमेंट ऑफ अटैकिंग रीएजेंट, एट द रिक्वायरमेंट ऑफ अटैकिंग रीएजेंट।
जब अटैकिंग स्पीसीज आए उस टाइम पे जो हमारे मल्टीपल बॉन्ड है वहाँ से जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना वो एक की तरफ अगर शिफ्ट हो जाता है तो उस शिफ्टिंग को ही हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। एक एग्जांपल से देखते हैं। देखो ये मल्टीपल बॉन्ड है हमारे पास और ये है अटैकिंग रिएजेंट। दिस वन इज द मल्टीपल बॉन्ड, दिस इज द अटैकिंग रिएजेंट। अब ये अटैकिंग रिएजेंट की इनकमिंग, इसका आना डिसाइड करेगा कि ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस तरफ शिफ्ट होंगे। देयर इज एन इक्वल प्रोबेबिलिटी टू शिफ्टिंग द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स द अटैकिंग रिएजेंट। मान लीजिए इस डायरेक्शन से अटैकिंग रिएजेंट आ रहा है और ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसी तरफ शिफ्ट हो जाए, एंड इक्वली प्रोबेबिलिटी ये भी होती है कि ये इस तरफ से आए तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इससे दूर शिफ्ट हो जाए। देयर आर टू प्रोबेबिलिटीज, फर्स्ट वन इज टूवर्ड्स द अटैकिंग रिएजेंट and second one is away from the attacking reagent. So this shifting is known as electromagnetic effect. इस shifting को क्या कहते हैं? Electromagnetic effect. Electromagnetic effect is of two types. First one is plus E effect. First one is plus E effect. Second one is minus E effect. जैसे प्लस आई और माइनस ई पढ़ा था वैसे ही प्लस ई और माइनस ई इफेक्ट है हमारे पास। प्लस ई इफेक्ट हम बोलते हैं जब हमारा पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड टूवर्ड्स द अटैकिंग रिएजेंट, द पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड शिफ्ट टूवर्ड्स द अटैकिंग रिएजेंट, ये इस तरफ शिफ्ट हो गया और इसी तरफ हमारा अटैकिंग रिएजेंट है। इस ऐसे शो नहीं करते इस एरो से, बट जिस तरफ से इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है, जिस तरफ से अटैकिंग रिएजेंट आ रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड उसी डायरेक्शन में अगर शिफ्ट हो जाते हैं, दिस इज गोइंग टू बी लाइक दिस। इलेक्ट्रोफाइल इज अटैच्ड हेयर, क्लियर? जिस डायरेक्शन से इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है उसी डायरेक्शन में हम इलेक्ट्रोफाइल को अटैच कर देंगे। सेकेंड वन इज माइनस ई इफेक्ट इज Cn नेगेटिव। इफ दिस नेगेटिव कम, ये एक अटैकिंग रिएजेंट है। अब ये अटैकिंग रिएजेंट इसके पास आ रहा है, अटैकिंग रिएजेंट ट्राई टू अप्रोच दिस कार्बन, तो जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना वो इस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, दूर भाग जाएंगे, अटैकिंग रिएजेंट से दूर हो जाएंगे, एंड दिस इज गोइंग टू बी अवे फ्रॉम द अटैकिंग रिएजेंट इज माइनस आई इफेक्ट। अवे फ्रॉम द अटैकिंग रिएजेंट इज माइनस आई इफेक्ट, टूवर्ड्स द अटैकिंग रिएजेंट इज प्लस ई इफेक्ट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है? शिफ्टिंग ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ मल्टीपल बॉन्ड। एक मल्टीपल बॉन्ड के शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। ये सिर्फ टेम्परेरी होता है क्योंकि अटैकिंग रिएजेंट आएगा तो ये इफेक्ट आएगा, अगर अटैकिंग रिएजेंट चला जाता है तो ये इफेक्ट भी क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। प्लस ई एंड माइनस ई। प्लस ई होता है जब हमारी स्पीसीज जो हैं वो अटैकिंग रिएजेंट की तरफ ही शिफ्ट हो, हमारा जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो अटैकिंग रिएजेंट की तरफ शिफ्ट हो, और माइनस ई इफेक्ट हो जाएगा जब हमारा जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो अटैकिंग रिएजेंट से अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। सो दिस इज अबाउट इंडक्टिव इफेक्ट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। इन दोनों इफेक्ट्स को डिस्कस करके आइए। इन अवर नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे अबाउट रेजोनेंस, मीजोमैरिज्म, हाइपर कंजुगेशन, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर को अच्छे से पढ़िए, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो आप पूछिए। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।